हेलो गाइस, लर्निंग फायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। तो हम लास्ट के लेक्चर्स में अपना चैप्टर 24 देख रहे थे। तो ये लास्ट पार्ट होने वाला है चैप्टर 24 का, तो चलिए उसको देखते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। तो हमको पता है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल एग्जिस्ट करता है 2016 से, उसी को रिवाइज़ किया गया था 2022 में, है ना। तो उसके कई प्रोविजंस बदले गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली रिसाइकलिंग की बात की गई थी कि रिसाइकलिंग में जो लूप होल्स बच गए थे 2016 के लॉ में, उसी को रिवाइज़ किया गया कि अब जो नया ये रिवीजन करके कानून लाए ये लोग, ये सब पे अप्लाई होता है, मैन्युफैक्चरर पे भी, प्रोड्यूसर्स पे भी। अगर कोई रीफर्बिश कर रहा है कोई प्रोडक्ट को, उस पर भी अप्लाई होगा। कोई डिसमेंटल कर रहा है उस पर भी अप्लाई होगा, कोई रिसाइकल कर रहा है उस पर भी। तो ऑलमोस्ट सारे इसमें कवर्ड हो गए। फिर ये सारे लोगों को बिजनेस कैरी आउट करने से पहले अपने आप को रजिस्टर भी करना होगा। कहाँ पे? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो पोर्टल है वहाँ पे। फिर रूल्स को सिंपल किया गया, पहले ऑथराइजेशन लेना पड़ता था, अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है ना। फिर जो शेड्यूल 1 है उसको भी एक्सपेंड किया गया। शेड्यूल 1 में बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंशन्ड है जिनको आपको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेना है। ईपीआर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने वेस्ट जनरेट किया है तो उसको रिसाइकल करने का सिस्टम भी आपको बनाना पड़ेगा। उस सिस्टम से मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको जैसे कोई प्रोसेस बतानी पड़ेगी प्रॉपर कि कैसे हम इसको रिसाइकल करेंगे। फिर हमको वहाँ पे फैक्ट्री में भी लगानी पड़ेगी, रिसाइकलिंग यूनिट लगानी पड़ेगी। तो ये ऐसा मैन्युफैक्चरर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो जो प्रोड्यूसर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिसाइकल भी करवाना पड़ेगा। तो ईपीआर का कॉन्सेप्ट ऐसा है। और इसमें 106 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आते हैं आज के टाइम पे। मतलब ये ऐसे इक्विपमेंट है जिनके लिए अगर कोई प्रोड्यूसर है, सपोज़ करिए पावर बैंक की हम बात करते हैं, राइट, कि कोई कंपनी पावर बैंक बना रही है इंडिया में, तो पावर बैंक को रिसाइकिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी ही होती है ना, वैसे टाइप की। हालांकि ऐसा रूल नहीं है कि सारे जो पूरे इंडिया में पावर बैंक को निकालेगी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसको एक ऑप्शन देना पड़ेगा लोगों को कि मतलब ये ऑप्शन है कि उसके पास कोई ले जाके अगर ग्राहक बोलता है कि अब मुझे इसको फेंकना है अपने प्रोडक्ट को, तो उसको दे सकता है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना कि ज़बरदस्ती कोई नहीं है, लाइक है ना, कि कोई फेंक दिया तो उसको उठा के लाए, ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता ये। तो मतलब ऑप्शन देने की बात होती है इसमें। फिर प्रोड्यूसर्स जो हैं इन सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाले, उनको एनुअल ई वेस्ट रिसाइकलिंग टारगेट्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। फिर मैनेजमेंट ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स पैनल सेल्स इज एडेड, क्वांटिटी रिसाइकल, कंप्यूटर बेस्ड एंड प्रोडक्ट। तो ये सारे रीडिंग कर लीजिए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है क्योंकि 2022 की न्यूज़ थी ये। फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं ईपीआर सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रोविजन फॉर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, वेरिफिकेशन, ऑडिट का ये सारा स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी जो सारे रूल हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए। फिर जो हजार्डस सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर कर रही हैं कंपनीज, उनको बोला गया कि एक सर्टेन लेवल से ऊपर, है ना, कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए लेड, मरकरी और जो हजार्डस बाकी की सब्सटेंसेस हैं। तो ये सारे रूल्स बैठाए गए थे, इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेल में, अभी एक बार रीडिंग करके आपको आगे बढ़ना है। तो अमेंडमेंट के एडवांटेजेस भी देख सकते हैं आप। तो यूजुअली अभी क्या हो रहा है, जो वेस्ट वाला सेक्टर है इंडिया में मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर है, राइट। हमारे यहाँ से जो रोड के बाहर से कचरा भी ले जाता है वो पूरा इनफॉर्मल नेटवर्क बना हुआ है, छोटे छोटे लोग हैं, फिर वो अपने अपने एंड में पहुँचाते हैं। बहुत बार यही लोग जैसे कुछ पा गए जो उनके काम का नहीं है, तो वो कहीं भी फेंक देते हैं उसको, बैटरी हो गया, सेल हो गया, अगर उनको नहीं पता है कि कैसे इसको बेच के कमाए वैसे। तो उस केस में क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर है, बहुत सारे लॉज टूटते हैं उसमें। तो इसको कोशिश की गई कि इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल बनाया जाए। मतलब पूरी, जैसे ही अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो बोलेगा कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट जमा करेंगे पुराना, तो हम उसके लिए आपको 100 रुपये देंगे, है ना। सपोज़ करिए कोई पावर बैंक ख़राब हो गया है वो पुराने के लिए, तो ये जो कचरा उठाएगा वो उसको भी इकट्ठा करेगा, आपकी 100 रुपये मिलने हैं, इकट्ठा करके सारे यहाँ दे आएंगे। तो ऐसा एक फॉर्मल सेक्टर बन जाएगा। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं। फिर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है 2017 का हमारा। तो इसकी एक टाइमलाइन आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, एक बार आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो बेसिकली इसको रिलीज़ किसने किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अब ये इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे और कोई मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसने रिलीज़ किया है ये। तो ये एक एक्सेप्शन टाइप हो जाता है, इस चीज़ को आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये जो कोड है इसमें मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड्स बताए गए थे कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, चाहे प्राइवेट की हो चाहे गवर्नमेंट, जहाँ पे मतलब जो बड़ी बड़ी हैं बिल्डिंग्स हमारी, वहाँ के लिए कई रूल्स आ गए थे यहाँ पे। तो ये ऐसे वॉलेंट्री टाइप के नेचर के होते हैं। अगर इंडस्ट्री फॉलो करेगी या कोई जो अगर बिल्डिंग है कोई उसको फॉलो करती है, तो वो एनर्जी को बचा पाएगी, है ना। तो देख सकते हैं आप, इंक्रीमेंटल नेचर में होता है और वॉलेंट्री नेचर पे होता है।
जैसे पहला ECBC लेवल है, फिर ECBC प्लस, फिर सुपर ECBC, तो ऐसे ऐसे लेवल बढ़ते जाते हैं। ये सारा इन लोगों ने बताया है कि किस तरीके से आप बचा सकते हो। तो 25 से 50% एनर्जी सेविंग्स होती है। अब ये बचाने का मतलब क्या होता है कि कौन सा मतलब वायर लगेगा, कैसा, कितने दूर के लिए कहाँ वायर यूज़ करना चाहिए, किस टाइप के इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए, राइट, किस टाइप की वॉल्स होगी, किस टाइप की रूफ्स होगी, कैसे हीटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो मतलब ये पूरा एक सेट बता देता है, जिसको जब यूज़ करेंगे ना तो हमारे घरों में बिजली का सेविंग हो सकता है। तो यूजुअली है घरों के लिए नहीं है, बड़ी बिल्डिंग्स के लिए है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए या फिर वैसे जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन है उनके लिए ये बनी है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहली बात क्या है इंपॉर्टेंट इसके बारे में, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के थ्रू बनी थी ये, और आती किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। तो BE एक सर्टिफिकेट भी देती है। ये जो रेटिंग आती है ना, आपने स्टार रेटिंग देखी होगी एनर्जी एफिशिएंसी की, AC में आपको मिलेगी, गीज़र में देखने को मिलेगी, है ना, इक्विपमेंट्स में देखने को मिलती है। ये BEE की इनिशिएटिव है ना, कि जितने स्टार वाली वो होगी, 5 स्टार होते हैं टोटल डिवाइस, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी एफिशिएंट वो डिवाइस होगी। तो BE का काम ही वही है, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड, राइट। फिर इसी तरीके की एनर्जी एजेंसी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कई गवर्नमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, पेरिस, फ्रांस में। और ये OECD के फ्रेमवर्क के अंदर बनी थी 1973 की ऑयल क्राइसिस के बाद में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड क्या चल रहा है उसको एनालाइज करना, ट्रैक करना, प्रमोटिंग साउंड पॉलिसी, साउंड एनर्जी पॉलिसी, है ना। अलग अलग देशों में जो एनर्जी टेक्नोलॉजी की कॉर्पोरेशन है उसको प्रमोट करना। तो बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें 31 मेंबर स्टेट्स हैं, मोस्टली डेवलप्ड इकोनॉमी से, और 11 एसोसिएट कंट्रीज़ है। तो इंडिया जो बना था एसोसिएट मेंबर बना था IEA का 2017 में। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी आप याद पढ़ रहे हो, उसका मेंबर है वो इंडिया की मेंबर है ही नहीं, कि कौन सा मेंबर है, यहाँ पे एसोसिएट मेंबर है, राइट। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 का, इसके भी ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं, और इसमें जो कमिटमेंट लिखी गई थी वो देख सकते हैं, नेट ज़ीरो एमिशन बाई 2070। तो ये हमारा नेशनली डिटरमाइंड टारगेट है ना, कि हम नेट ज़ीरो 2070 तक पहुँचेंगे। इसमें भी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स अमेंड किए गए थे, इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, एक बार रीडिंग करके इसको आगे बढ़ जाना है। अब एनर्जी कंजर्वेशन इनिशिएटिव कौन कौन सी है इंडिया में, तो पहली है स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। तो ये BEE का ही है ना। इसमें इक्विपमेंट में अभी जैसे मैंने बताया कि रेटिंग दी जाती है। तो आप चाहें तो 5 स्टार वाला ले सकते हैं, 2 स्टार वाला इक्विपमेंट ले सकते हैं ना, AC अगर आपको करने जाना है, या गीज़र है, या और भी ऐसे डिवाइसेस हैं जो। फिर नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, इसको हम आगे देखेंगे। फिर उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, उजाला स्कीम हम इसको बोलते हैं। इसमें LED बल्ब देती है सरकार, है ना, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट में। तो पोस्ट ऑफिस से बहुत पहले मिलते थे, अब तो इन जनरल भी सस्ते ही हो गए हैं, बट जब सस्ते नहीं थे तब भी गवर्नमेंट ने शुरू किया था अपने एंड में। तो ये सारा आप इनिशिएटिव के नाम याद रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग में हम इसको लिख सकते हैं ना, कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ लिखना है वहाँ पे लिख सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ आ गया तो उसमें भी लिख सकते हैं। तो नाम को याद अपने माइंड में याद रख सकते हैं या अपने ध्यान में रख सकते हैं। फिर इसके बाद है हमारा इंडियाज़ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC इसको हम बोलते हैं। तो इसमें कुल 8 नेशनल मिशंस आते हैं, राइट, अलग अलग। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो गया, अडेप्टेशन हो गया, मिटिगेशन हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी हो गई, नेशनल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो गया। तो इन सारी चीज़ों में अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं हम लोगों में, उसके साथ साथ पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे करें, राइट, कि कोई कंपनी है उसका यूज़ करके कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं समाज में। तो अलग अलग स्कीम्स उसके लिए हमने लॉन्च करी है, एक एक करके इनको हम डिटेल में देखेंगे। बट ये स्कीम लॉन्च कब की गई थी, 2008 में, बाय प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपको याद रखना है। अब ये देख सकते हैं कौन कौन से मिशन है इसके अंदर। नेशनल सोलर मिशन हो गया, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट है, नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। तो एक एक करके इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्या है, नेशनल सोलर मिशन, है ना। तो NAPCC के बारे में पहली बात याद रखने की क्या है कि 8 उसमें टोटल मिशन आते हैं, राइट अभी। तो उसमें से एक क्या है, नेशनल सोलर मिशन। पूरा नाम हम इसको क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। तो 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एस्टैब्लिश इंडिया एज ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ वाइल एड्रेसिंग इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो ये 3 फेज़ में हो चुका है, राइट। पहला फेज़ देख सकते हैं ड्यूरेशन, सेकंड फेज़ देख सकते हैं, थर्ड फेज़ देख सकते हैं। इसमें टारगेट क्या रखे गए थे कि 1 लाख मेगावाट जो 100 गीगावाट होता है, बाई 2020 हम रीन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी से ले लेंगे।
तो यहाँ पे कैसे आएगा, 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से आएगा और 60 गीगावाट थ्रू लार्ज एंड मीडियम स्केल सोलर प्रोजेक्ट से आएगा। अब ये सारी इसमें दिक्कतें आ गई उसके बाद, राइट। इसमें क्राइटेरिया था जैसे कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए जो भी आप सोलर पैनल खरीदोगे, राइट। अब ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया था, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही थी कि इंडिया के लोगों को भी या फिर जो इंडिया की कंपनीज़ हैं उनको भी बेनिफिट हो सके, राइट। तो इस तरीके से, लेकिन अल्टीमेटली वो हिंड्रेंस के तौर पे एक्ट कर रहा था। और यही जो क्राइटेरिया था इसी की शिकायत हो गई थी WTO में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने शिकायत कर दी थी कि इंडिया का ये जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का है ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारे एक्सपोर्ट की तरफ, जो हमारा WTO में यूएसए जीत भी गया था ये केस। फिर यहाँ पे UPSC 2016 का क्वेश्चन है, नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग द, तो इसका आंसर क्या है, प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी बाई हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। नेट मीटरिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे आपने घर में सोलर पैनल लगवा लिया है ना, तो बहुत सारे स्टेट में ये आप जाके नेट मीटरिंग करवा सकते हैं, वहाँ पे आके ये आपको ऐसे बाई डायरेक्शनल मीटर लगा देते हैं। तो यूजली क्या हुआ ना, सपोज़ करिए आपके घर में सिर्फ आज फ़ैन चल रहा है एक, और आपका सोलर पैनल उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये पूरी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आप ग्रिड में भेज देंगे जो तार है उसके बाद नेट के मीटर के ऊपर, तो ये मीटर में आपके ऐड होता रहेगा, है ना, आप भेज रहे हैं। फिर सपोज़ करिए किसी और दिन आपको बहुत ज़्यादा नीड हो गई कि सोलर पैनल से ज़्यादा आपने एनर्जी कंज्यूम कर ली, मतलब आपने इधर से नेट जो ग्रिड आ रही है हमारी उससे एनर्जी ली, तो आप ले भी रहे हैं गवर्नमेंट वाली प्रॉपर जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है उससे भी एनर्जी ले रहे हैं, और कभी कभी सोलर पैनल से ग्रिड में वापस इलेक्ट्रिसिटी दे भी रहे हैं। तो यही उसमें प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा, राइट, कि आपने मान लीजिए सपोज़ 5 ग्रिड में दिया और 10 कंज्यूम किया है टोटल अभी तक, तो उसमें आपका बिल कितने का बन के आएगा, सिर्फ 5 का, ऐसा रहता है। जो PV मॉड्यूल्स आते हैं हमारे वो किस टाइप के होते हैं, जो फेमस 2 टाइप हैं, क्रिस्टलाइन सिलिकन PV मॉड्यूल और एमोर्फस सिलिकन PV मॉड्यूल। तो क्रिस्टलाइन वाला ज़्यादा कॉस्टली है और इसकी हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी है, वहीं अमॉर्फस सिलिकॉन वाले की लो कॉस्ट है लेकिन लो कन्वर्जन एफिशिएंसी है। इसके बाद है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी थ्रू इनोवेटिव पॉलिसीज़ एंड मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब इन सब डाटा के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ये बहुत पुराने हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2010 में NMEE मिशन डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइड इंडियाज़ एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल एट ₹74,000। तो अब ये 14 साल इस डाटा को हो चुके हैं, अभी मुझे मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट अब नहीं है आपके लिए, तो ये सारे डाटा को आप स्किप कर सकते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव आप याद रख लीजिए, है ना, कि क्या है, और इसमें अगर कुछ आपको मिल जाए, जैसे उजाला का यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस स्कीम के अंदर हम लोगों ने किया था, तो उजाला किया था तो ये LED स्कीम के बारे में था, है ना। फिर इसी के अंदर सीप प्रोग्राम है, एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं, ये सारे आपके लिए बहुत डिटेल में पढ़ने की इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीडिंग करके अगर कुछ इंपॉर्टेंट नया जैसे मिले कि कोई फंड के बारे में दिया हुआ है, कोई डेवलपमेंट के बारे में कोई टर्म है, उसको ज़रूर याद रखना है ना। फिर है हमारा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, 2010 में अप्रूव किया गया था। इट सीक्स टू प्रमोट इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग बाय एक्सटेंडिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स टू न्यू एंड लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स, with better urban planning, efficient and convenient public transport, improved management of solid liquid waste, है ना, improved ability of habitat to adopt climate change and improving advanced warning ecosystem। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मिशन को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ये सारे जो हमारे अलग अलग मिशन चला के अल्टीमेटली इसी मिशन को फुलफ़िल कर रही है। तो आप मिशन याद रखिए, उसका वो किस बारे में है वो याद रख लीजिए, हम क्या कर रहे हैं उसमें, बस दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और जो उसके अंदर स्कीम्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन क्या है या स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, तो ये सारे तो रीसेंट हैं, आपने पढ़े भी होंगे कई बार अभी तक, और नहीं भी पढ़े तो सर्च करके देख सकते हैं कि अमृत मिशन क्या है, या फिर स्वच्छ भारत मिशन क्या है, या स्वच्छ भारत में रेटिंग हर साल आती है वो भी न्यूज़ में रहता है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, कितनी स्मार्ट सिटीज़ हैं इंडिया में, तो ये सारे तो न्यूज़ में रहते हैं, मोस्ट लाइकली आप कई बार पढ़ोगे, बट ये किसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट के। फिर है नेशनल वाटर मिशन। इसके ऑब्जेक्टिव देखिए, टू एंश्योर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, हेल्पिंग टू कंजर्व वाटर, मिनिमाइज वेस्टेज, एंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ अक्रॉस एंड विद इन स्टेट्स। जो हमारा मिशन है इट इज़ इन लाइन विथ नेशनल वाटर पॉलिसी विच एम्स टू इंक्रीज द वाटर एफिशिएंसी बाई 20%। फिर ये सारे इसके पॉइंट हैं, एंश्योर द कंसीडरेबल शेयर ऑफ वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज आर मेट थ्रू रिसाइकलिंग, एंश्योर दैट वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्टल सिटीज आर मेट थ्रू डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज, ensure basin level management strategies by working with states to deal with variability of in the rain। तो ये सारे आप इसको देख सकते हैं, राइट। द मिशन एम्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू इंक्रीजिंग एफिशिएंसी थ्रू रेगुलेटरी मैकेनिज्म, एनहेंस स्टोरेज बोथ अबव एंड बिलो ग्राउंड लेवल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
तो इसका कुल मिला के ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली वही इसका क्रक्स निकलता है कि जो वाटर हमारे रिसोर्स है उसका इंटीग्रेटेड अच्छे से मैनेजमेंट हो सके, उसके साथ साथ जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो इक्विटेबल तरीके से हो सके बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन पीपल, है ना। तो वो उसी सब के सुनिश्चित करने के लिए ये सारे मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। फिर है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। तो इसके भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, डेवलप अ सस्टेनेबल मॉडल टू एक्सेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम कॉन्टीन्यूसली, enable policy bodies in policy formulation so as to assist states in Himalayan region with implementation of action for sustainable development। तो कुल मिला के हिमालयन स्टेट्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इकोसिस्टम कॉन्टीन्यूस रहे, हेल्दी रहे, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये कैसे कैसे हम कर रहे हैं वो देख सकते हैं आप, कौन से इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं, कौन से इश्यूज़ ज़्यादा कंसर्निंग है इन एरियाज़ में, राइट। फिर है नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया। तो हमारा ग्रीन इंडिया मिशन है, ये इसका एम क्या है, टू सिक्वेस्टर 2.523 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन बाई 2022-2030। इसको पूरा करने के लिए हमको लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एडिशनल फॉरेस्ट कवर चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो ऑलरेडी फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, एनहेंस करना, फिर धीरे धीरे जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसको बढ़ाना। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दिस मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लैंड, लोकल कम्युनिटीज़ विल पार्टिसिपेट इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। तो इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट क्या है, वही सारे जो हर चीज़ में हम पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन हम कर सकते हैं अगर सक्सेसफुल हुआ तो वही सारी नॉर्मल बातें हैं। फिर इसके बाद है नेशनल मिशन ऑन सी बकथॉर्न। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और DRDO ने इनिशिएटिव लॉन्च की थी टू कल्टिवेट सी बकथॉर्न इन कोल्ड डेजर्ट। सी बकथॉर्न क्या है, एक ले बेरी है ना। इसको वंडर प्लांट भी कहा जाता है, लद्दाख गोल्ड की तरह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी हाई डिमांड रहती है और प्राइस हाई मिलते हैं। और इसमें क्यों हाई इतने प्राइस मिल रहे हैं, क्या क्यों इसकी डिमांड है, क्योंकि बहुत सारी जगह यूज़ होती है, मेडिसिनल में यूज़ होती है, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकती है, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी टॉलरेंट है, राइट। और ये आइडियल है फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अभी के सेंस में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप UPSC का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर वाले रहेंगे, है ना। कोई मिशन हुआ, कोई वो हुआ, थ्योरी से इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अनलाइकली होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स या डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट है, इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल बेनिफिट्स कॉस्ट इनटू यूनियन एंड स्टेट बजट देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग। फिर है दूसरा, लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन टू एनहेंस एग्रीकल्चरल आउटपुट सो एज टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी टू वन एंड ऑल इन फ्यूचर, रीस्टोरिंग एनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर, रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाई कॉम्बिनेशन एंड अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। तो ये थर्ड वाला है हमारा, सेकंड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ओनली आएगा। फिर UPSC 2011-2012 का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेजेस द कल्टिवेशन ऑफ सी बकथॉर्न, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन में हेल्प करता है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है और कोल्ड एरिया में अच्छे से लग भी जाता है। तो ये दोनों इसके नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3 ओनली। इसके बाद है हमारा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये मिशन लाया गया था जो हमारे रेन फेड एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है, मतलब बोर नहीं है या नहर नहीं निकलती जिन एरिया से, मतलब वो पानी है बारिश की वजह से जहाँ पे क्रॉप हो लगती है, ऐसे सारे एरिया में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये लाया गया था। और ये कितना बड़ा एरिया है, 60% जो इंडिया का लगभग सोन एरिया है वहाँ पे वो आज भी रेन फेड है। रेन फेड मतलब वहाँ पे इरिगेशन के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इन एरिया से कितना फूड प्रोडक्शन होता है, 40% के अराउंड हमारा। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या एरिया पे फोकस है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो गया, वाटर यूज़ एफिशिएंसी हो गई, सॉइल हेल्थ हो गया, रिसोर्स कंजर्वेशन हो गया, और ये सारे इसके डायमेंशंस लिखे हुए हैं, है ना, कि किस किस चीज़ों में ये लोग काम करेंगे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फिर इसी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर एक सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रमोट इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर। फिर फर्टिलाइजर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ टू इम्प्रूव सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशंस टू द फार्मर। इसी में जो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो 2015 में ये लॉन्च की गई थी। तो फार्मर्स जो होते हैं ना उनको ये प्रोवाइड किया जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड में, उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस लिखा रहता है, साथ में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए उनको अपनी सॉइल इंप्रूव करने के लिए या क्रॉप से बेस्ट प्रोडक्शन लेने के लिए, वो भी डोजेस वहाँ पे लिखा होता है कि कितना सॉइल में कौन सा फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना है किसी भी क्रॉप के दौरान। तो इसके लिए जो कोई गांव के लोग या फार्मर सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज ओपन कर सकते हैं। कितनी बड़ी लेबोरेटरी,
5 लाख रुपए तक की लेबोरेटरी कर सकते हैं, उसमें से 75% कॉस्ट जो है हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट देगी। और इससे बेनिफिट भी निकला है, लगभग 8 से 10% डिक्लाइन हुआ है इन द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जब किसान को पता रहेगा उसकी मिट्टी में NPK में की क्या मात्रा है तो उसी के हिसाब से ऐड करेगा, है ना। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए और भी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी इसमें लिखी होती है। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 पैरामीटर्स होते हैं, 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, सल्फर है, देन फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे 5, और फिर फिजिकल पैरामीटर्स भी होते हैं, pH हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, और उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन हो गया। और इन्हीं पैरामीटर्स कितने हैं, कम ज़्यादा हैं, कितने हैं, उसी के हिसाब से रिकमेंडेशंस फार्मर्स को दी जाती है। फिर इसके बाद है हमारा नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज नेटवर्क्स एंगेज्ड इन R&D रिलेटिंग टू क्लाइमेट साइंस, development of national capacity for modeling the regional impact of climate change, establishing research networks promoting studies on climate change, impacts on climate, socio-economic sectors like agriculture, health, ecosystem, biodiversity and coastal zones। फिर इसके बाद है हमारा इंडिया नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने लॉन्च किया था इसको, टू प्रमोट डोमेस्टिक रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं वो इंडियाज़ नेशनल कम्युनिकेशन होती हैं टू द UNFCCC। मतलब यही रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, वही रिपोर्ट इंडिया फॉरवर्ड करता है UNFCCC को उसके असेसमेंट के लिए, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर NATCOM के बारे में भी दिया है, नेशनल कम्युनिकेशन के बारे में। इन परसुएंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ UNFCCC, इंडियाज इनिशियल नेशनल कम्युनिकेशन NATCOM वॉज इनिशिएटेड इन 2002, फंडेड बाई ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। सो बेसिकली इंडिया जो ऑफिशियली रिपोर्ट भेजता है UNFCCC से, अब ये सारी कंट्रीज़ अपनी अपनी यहाँ पे भेजती होंगी, राइट, तभी ये लोग कुछ अपनी रिपोर्ट आगे बना पाते हैं, रैंकिंग दे पाते हैं, या वो लोग जान पाते हैं कि क्या प्रोग्रेस किस कंट्री में चल रही है। तो इंडिया की तरफ से कौन बना रहा है? इंडिया नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट। और यही लोग ऑफिशियल मैकेनिज्म के थ्रू NATCOM जिसको हम बोल रहे हैं, इसके थ्रू भेज देते हैं वापस UNFCCC में। तो हमारे चैप्टर 24 में यही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।